एक छोटे से गांव में मोहन नाम का आदमी अपनी पत्नी बिमला के साथ रहता था। मोहन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और लोगों के खेतों में मजदूरी कर अपना गुजारा करता था। एक दिन सुबह के समय बिमला आंगन में खाली चूल्हे पर बैठी थी। पास ही मोहन अपने पुराने कपड़े पहने खड़ा था। थोड़ा जल्दी कीजिए, आज भी जमींदार के खेत पर जाने में देर हुआ तो वे आपसे नाराज हो जाएंगे और पगार भी काट लेंगे। 2 दिन से काम पर जाने में देर हो जा रहा है, आपको पहले से ही। हो गया, मैं अब काम के लिए जमींदार साहब के खेत के लिए निकलता हूँ। आज जमींदार साहब पैसा दे दिया तो घर के लिए राशन, तुम्हारे लिए चुड़िया और मीठा मीठा गुड़ भी लाऊंगा। हाँ जाइए, ये रहा आपका खाना। दोपहर में इसे मन पार के खा लेना। शरीर दिन पर दिन कमजोर होते जा रहा है मोहन। रोज की मजदूरी से कुछ बचता नहीं है, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि पीछे के खाली जमीन पर कुछ सब्जियां उगा लूं, जिससे हमें कुछ पैसे की बचत हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। चलो अब मैं निकलता हूँ। और सुनो, अगर समय मिला तो बाजार से थोड़ा नमक और मिर्च भी लेते आऊंगा। हाँ ले आना, वरना दाल पानी जैसी लगती है। घर में सारा सामान खत्म हो पड़ा है। जो कुछ बचा था आज मैंने उसे बना दी। मोहन अपना फावड़ा उठाता है और घर से बाहर निकल जाता है। मोहन खेत में पसीना बहाते हुए काम कर रहा था। तभी पीछे से जमींदार साहब हिसाब लगाते हुए आते हैं। क्या बात है मोहन, आज कुदाल धीमे क्यों चल रही है? कोई बात है? दोपहर से पहले यह मिट्टी तैयार होनी चाहिए। कल से इस खेत में फसल लगाना है। जमींदार जी, ऐसी कोई बात नहीं है। रात में मच्छरों ने काट लिया और ठीक से नींद नहीं आया, इसीलिए शरीर थका थका लग रहा है। काम मैं कर रहा हूं, दोपहर तक हो जाएगा। आप ज्यादा सोच विचार ना करें। कुदाल धीमे है लेकिन मेरा इरादा मजबूत है। दोपहर से पहले मिट्टी तैयार हो जाएगा, फसल लगाने लायक। थकान एक मजदूर के अंदर नहीं होती मोहन। जब पेट भर खाना मिलेगा तभी चैन आएगा। काम पूरा करो दोपहर तक। ठीक है जमींदार साहब, काम कर रहा हूं, लेकिन आप आज मुझे पैसे के बदले में घर के लिए आटा दे दीजिएगा। आज घर में कुछ भी खाने को नहीं है। जमींदार थोड़ी देर उसे देखते हैं, फिर सिर हिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दोपहर का समय मोहन थका हुआ बैठा था। पास में और 2 मजदूर पानी पी रहे थे। मोहन के पास एक फटी थैली थी जिसमें सिर्फ एक बासी रोटी थी। वह उसे निकालता है और खाने लगता है। पास में बैठे मजदूर उसे खाते देख रहे थे और उससे बोलते हैं, मोहन भाई, आज फिर बासी रोटी खा रहे हो? बिना कुछ चखना के कैसे? तुम इस बासी रोटी को भी खा लेते हो? यार, हम इसे खा ही नहीं पाएंगे। भाई, जब तक किस्मत साथ नहीं होती तब तक रोटी बासी ही होगी। ये भी मिल जा रहा है, क्या पता आगे ये भी मिले या नहीं। यह सुन दोनों मजदूर भावुक हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में मोहन की मेहनत के प्रति सम्मान झलकता है। शाम का समय बिमला मिट्टी का दिया जला रही थी। मोहन थका हारा घर लौटता है। उसके हाथ में एक कपड़ा बंधा था जिसमें थोड़ा आटा था। मोहन, क्या लाए हो? आज इस पोटली में 2 दिन से तुम कुछ घर के लिए राशन नहीं ला रहे हो। घर में अब राशन सारा खत्म हो चला है। आज बनाने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जमींदार साहब ने कहा, पैसा नहीं है पर मेहनत देखकर थोड़ा गेहूं का आटा दे दिया, वहीं लाया हूं। मेरा इतना स्थिति खराब हो गया है कि तुझे 2 वक्त के भोजन भी नहीं करा पा रहा हूं। लेकिन बिमला, मैं मेहनत तो कर ही रहा हूं। अब किस्मत साथ नहीं दे रही है तो मैं भला क्या कर सकता हूं? ऐसा ना बोलिए, हम दोनों साथ हैं। वही मेरे लिए खुशी की बात है। भगवान उन्हें सुखी रखे। अब 2 दिन चैन से खाना खा सकेंगे। लेकिन मोहन, हम ऐसे कब तक यह जिल्लत भरी जिंदगी जीएंगे? मुझे तो ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर लग रहा है। 2 वक्त के भोजन के लिए तरसना पड़ रहा है। तुम ही बताओ। तुम्हारा कहना ठीक है बिमला, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं कल से कोई बढ़िया काम ढूंढ लूंगा जिससे मुझे रोज मजदूरी ढूंढने के लिए ना जाना पड़े। खुश हो गई ना मेरी प्यारी बिमला? इसके बाद दोनों पति पत्नी भोजन करके सो जाते हैं। सुबह का समय मोहन एक पुराना झोला हाथ में लिए हुए धीरे धीरे चल रहा था। वो अलग अलग जगह पर जाकर काम मांगता है। तभी उसे गांव के डीलर दिखाई देते हैं जो गोदाम में चावल, गेहूं,
गांव वालों को बांटने जा रहे थे। मोहन को वे जाते हुए देखते हैं, फिर उसे आवाज लगाते हैं। कहाँ जा रहे हो मोहन? आज काम पर नहीं गया क्या जमींदार जी के यहाँ? नहीं डीलर साहब, घर से कोई दूसरा काम की तलाश में निकला हूँ। क्या पता मिल जाए तो बात बन जाएगा। जमींदार साहब के यहाँ हफ्ता में 2 या 3 दिन खेती का काम मिलता था। उनके यहाँ पहले से ज्यादा मजदूर हो गए हैं। काम कम मिलने की वजह से घर ठीक से चल नहीं पाता था। इसीलिए कोई नया काम की तलाश में हूँ। फिर मेरे पास एक आदमी का काम है। तुम मेरे साथ गांव वालों को राशन बांटने में मदद कर दोगे तो खाने के लिए गेहूं चावल और कुछ पैसा भी दे दूंगा। ठीक है डीलर साहब, कल से मैं आपके काम में हाथ बैठा दूंगा। आपको जो देना है वे दे दीजिएगा, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। आपके यहाँ हर रोज काम मिल जाएगा, वही मेरे लिए बड़ी बात है। शाम को मोहन घर आता है। क्या हुआ, आज कोई नया काम मिला कि नहीं? हाँ बिमला, आज काम मिल गया। डीलर साहब के यहाँ गांव में राशन बांटने का कल से जाना है। काम के बदले में वे हमें गेहूं चावल और कुछ पैसा दे देंगे। कल से ही काम पर जाना है। डीलर साहब भले आदमी है। ये लो भोजन जल्दी से खा लो, सुबह काम पर जाना है। कितना बढ़िया आपको काम मिला हुआ है। शाम के मोहन भोजन करके सो जाता है। सुबह होता है, मोहन काम के लिए निकल जाता है। वे चलते चलते डीलर साहब के गोदाम पर पहुंच जाता है। आओ मोहन, यही मेरा गोदाम है और एक आदमी को सिर्फ 5 किलो राशन देना है। काम पर लग जाओ। मोहन अपना काम ईमानदारी से डीलर के यहाँ करने लगता है। डीलर का एक बेटा था जो कुछ काम धाम नहीं करता था और दिन भर आवारा गर्दी करता था। एक दिन मोहन गांव वालों को अनाज बांट रहा होता है। तभी डीलर के लड़का गोदाम के पीछे से चावल के 4 बोरी खींच लेता है और उसे दुकान पर बेच देता है। शाम को डीलर और मोहन बोरी के गिनती कर रहे होते हैं। अरे मोहन, आज 4 बोरी गेहूं कम हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। डीलर साहब, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। आप जितना बोले थे मैंने उतना ही गेहूं गांव वाले को दिया था। फिर कम कैसे हो सकता है? मेरे अलावा गोदाम में कोई आया भी नहीं था। जाने दो मोहन, कोई बात नहीं। लेन देन करने में इधर उधर हो जाता है। अभी तुम नया नया हो। कोई बात नहीं, ये लो अपना राशन और घर चले जाओ। बिमला तुम्हारी इंतजार कर रही होगी। मोहन ये बात सोचते हुए गोदाम से निकलता है कि 4 बोरी गेहूं आखिर गोदाम से कैसे गायब हो सकता है। इसी चिंता में पड़े हुए मोहन अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। क्या बात है, आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो। आज कोई बात हो गया है क्या डीलर साहब के यहाँ? तभी मोहन डीलर के गोदाम में गेहूं चोरी होने का सारा बात अपनी पत्नी बिमला को बताता है। आप इतनी छोटी से बात के लिए टेंशन क्यों ले रहे हो? जी हो सकता है डीलर साहब ठीक से देख नहीं पाए होंगे। आप हाथ मुंह धो लीजिए। मैं आज आपके पसंद के पनीर की सब्जी बनाई हूँ। लेकिन मैं तो तुम्हें पैसा नहीं दिया था, फिर पनीर कहाँ से आ गया? आज मिश्राई दादी ने अपने गाय के दूध दिया था, मैंने उसे ही पनीर बना दी। मोहन हर रोज डीलर के यहाँ काम करने जाता है और रोज गेहूं के बोरी चोरी होने लगता है। लेकिन मोहन को समझ नहीं आता है ये काम आखिर किसका हो सकता है। मोहन, आज फिर 6 बोरी गेहूं चोरी हो गया है। ऐसा ही चलते रहा तो मैं बहुत जल्दी कंगाल हो जाऊंगा। आखिर ये काम किसका हो सकता है? आए हर दिन गेहूं गोदाम से गायब होते जा रहा है। आप बात तो सही बोल रहे हैं डीलर साहब। मैं सुबह से शाम तक गोदाम में ही रहता हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे गेहूं गायब हो जा रहा है। लेकिन ये काम किसका हो सकता है? अगर हमें चोर को पकड़ना है तो अच्छे से निगरानी रखनी होगी। चोर कोई दूसरा नहीं है, हर रोज चोरी करके ले जा रहा है। कल से तुम राशन कम देना और आसपास अच्छे से ध्यान देना। वे कल भी चोरी करने आएगा, मुझे पक्का विश्वास है। डीलर की बात सुनने के बाद मोहन अपने काम पर लग जाता है। दोपहर हो गया, आज बहुत जोरों का भूख लगा है। घर से कुछ खाने के लिए भी नहीं लाया हूँ। ललन के ढाबा से कुछ खा के आता हूँ, भूख मिट जाएगा। ये सोचते हुए मोहन ललन के ढाबा पर चला जाता है। भोजन करने के लिए उसके नौकर भूलू से ऑर्डर लगाने को बोलता है। क्या बात है मोहन भैया, आज ढाबा पर भोजन करने डीलर साहब ने आपका तनख्वाह बढ़ा दिया क्या, जो आज आप होटल पर आ गए हो? नहीं भूलू, 1 प्लेट खाना देना, बहुत जोरों का भूख लगा है।
दोपहर के लिए आज घर से खाना नहीं लाया था, इसीलिए आज तुम्हारे ढाबा पर आ गया भोजन करने के लिए। कोई बात नहीं मोहन भाई, अभी ला रहा हूँ तुम्हारा नाश्ता। भूलू मोहन को एक प्लेट भोजन देता है और मोहन चाव से उसे जल्दी जल्दी खाने लगता है, जैसे मानो सालों से भूखा हो। भाई एक प्लेट और खाना लाना। मैंने जितना तुम्हारे ढाबा के तारीफ सुना था, भोजन उससे भी लाजवाब है भाई। हाँ हाँ, ला रहा हूँ मोहन भाई, आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हेमू के होटल के खाना इतना स्वादिष्ट था कि मोहन देखते ही देखते 3 प्लेट खा जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि वे 3 प्लेट खा गया। कैसे प्लेट चल रहा है? भूलू भाई, लल्लन काका के ढाबा के भोजन में एक अलग ही स्वाद होता है, दिल को छू गया। ज्यादा नहीं है मोहन भाई, अब एक प्लेट का दाम सिर्फ 300 रुपया है। तुमने 3 प्लेट खाया है, पूरा 900 हो गया। अरे कुछ दिन पहले तो 50 रुपया प्लेट भोजन था, अचानक से इतना कैसे रेट बढ़ गया? मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था और तुमने बताया भी नहीं, वरना इतना महंगा भोजन मैं खाता ही नहीं। अरे मोहन, खाना खाकर ये क्या बोल रहे हो? भोजन करने से पहले तू आया था तो पूछने का काम भी तेरा हुआ, न कि मेरा इसमें कोई गलती नहीं है। तुम जैसे गरीब लोग भोजन करके यही सब नाटक करने लगते हैं। भूलू भाई, मेरे पास 150 रुपया है, मुझे नहीं पता था तुम्हारे होटल का रेट इतना बढ़ गया है। ये लो अपना 150 रुपया और बाकी के पैसा डीलर साहब के यहाँ पगार मिलेगा तो दे दूंगा। ये तो एक प्लेट का भी दाम नहीं दे रहा है, ललन भैया को बुलाना पड़ेगा, नहीं तो आज बहुत नुकसान हो जाएगा और फिर शाम को ललन भैया मेरे पगार से पैसा काट लेंगे। तभी ललन के नौकर गुस्सा होके ललन को आवाज लगाता है। क्या बात हो गया भूलू, जो तुम अचानक से आवाज लगाया? कोई बात हो तो मुझे बताओ, मैं अभी सुलझा देता हूँ। ललन भैया, ये मोहन 3 प्लेट खाना खा गया और बदले में सिर्फ 150 रुपया ही दे रहा है, इसीलिए मैं आपको बुलाया। क्यों रे, तेरे पास जब पैसा नहीं था तो खाया क्यों? अगर हम तुझ पे दया दिखाए तो हमारा होटल बंद हो जाएगा। तेरे जैसे दिन भर में 10 आते हैं और खाने के बाद यही बात बोलते हैं, उन लोगों के जैसा ही तेरा हाल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कभी तू आ जाएगा। ललन अपने आदमियों को बुलाता है और मोहन को बेरहमी से पीटने लगते हैं। मोहन बहुत आवाज लगाता है, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आता है। कुछ ही देर में ललन और उसके आदमी मोहन को मार मार कर बुरा हाल कर देते हैं। आगे से ऐसा गलती किया तो मैं तुझे जिंदा जला दूंगा। गरीब कहीं की इज्जत तो होता नहीं और मुंह उठा के चले आते हैं और खा लेने के बाद गरीबी के रोना रोने लगते हो। जा यहाँ से जल्दी। मोहन के आज आंखों में आंसू थे। मोहन खड़ा होकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। इधर डीलर के लड़का मोहन को गोदाम में न पाकर सारा गेहूं गोदाम के खाली कर देता है और दारू पी के सारा पैसा अपने आवारा दोस्तों में उड़ा देता है। अरे, आपका ऐसा हाल किसने कर दिया? पूरा शरीर जख्मी हो गया है। मोहन बोल, क्यों नहीं रहे हो? पूरे शरीर में चोटों का निशान है। तभी मोहन ललन के बारे में सारा बात अपनी पत्नी बिमला को बताता है। अरे, कैसा निर्दयी है, जो चंद पैसों के खातिर ललन और उसके आदमी ने ये हाल कर दिया। इस बात को हमें गांव वालों और सरपंच जी को बताना होगा। वे गांव का आदमी है तो 1-2 दिन आगे पीछे भी पैसा ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे अपने पैसों पर ज्यादा घमंड हो गया है। दोनों पति पत्नी घर से निकलते हैं। थोड़ा देर बाद गांव के चौपाल पर आ जाते हैं। वहां पर सरपंच के अलावा कुछ गांव वाले भी बैठे थे। बिमला ललन द्वारा मोहन को पीटे जाने के बाद गांव वाले और सरपंच जी को बताती है। तुम्हारा कहना ठीक है बिमला, लेकिन ललन का ढाबा है और मोहन को खाने से पहले उसके होटल के रेट पूछना चाहिए था और गांव में सबको पता है ललन थोड़ा गुस्से वाला आदमी है। वाह सरपंच जी, आप भी उसी ललन के तरफदारी करने लगे। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे, आप तो गांव के सरपंच होते हुए भी आप उसी ललन के तरफदारी कर रहे हो। अरे, चंद पैसों के खातिर आप देख नहीं रहे हो मोहन का कैसा हाल कर दिया है। सरपंच अपने आप को फंसता देख बात मोड़ने की कोशिश की और बिमला से बोलता है, देखो तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन मुझे एक बार ललन से बात करना होगा। उसका इस बारे में क्या कहना है, तभी मैं सही फैसला ले पाऊंगा।
ताली एक हाथ से नहीं बचता है। बिमला, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा, तभी मैं सही फैसला ले पाऊंगा। देखा, बिमला गरीब के यहां कोई नहीं सुनता है। सरपंच जी भी उस ललन के ही तरफदारी कर रहे थे। अब मुझे अपने अपमान का बदला खुद ही लेना होगा। तो अब आप करने क्या वाले हैं? अरे सबको पता है, ललन पैसे वाला आदमी है। जो भी उसके साथ उलझता है वे उसे बर्बाद कर देता है। तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या उसके पास पावर और पैसा दोनों है? सब पता है बिमला मुझे, लेकिन काम अब बल से नहीं बिमला, बुद्धि से लेना होगा। तभी उसे एक गरीब की मार की कीमत समझ आएगा। वे ऐसे समझने वाला नहीं है। उसके खिलाफ सरपंच भी कोई एक्शन नहीं लेगा। वो भी उसके साथ मिला हुआ है, क्योंकि ललन के पास ताकत और पैसा दोनों है। दोनों घर आते हैं तो डीलर और उसका बेटा मोहन के इंतजार में खड़े थे। वहां मोहन, मैं तुम पर विश्वास करके अपने यहाँ काम पर रखा और तूने मुझे ही धोखा दिया और काम भी मेरे यहाँ से छोड़ दिया। मैं गरीब समझ के तुझे अपने यहाँ काम पर रख लिया, लेकिन तू मेरे साथ ऐसा करेगा मैं सोचा भी नहीं था। ये आप कैसी बात कर रहे हैं डीलर साहब? मैं भला गरीब मजदूर आपको क्यों धोखा दूंगा? और किस बात के लिए आप ही बताइए। आप जो बोल रहे हो वे मुझे समझ नहीं आ रहा है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अरे बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम कुछ जानते ही नहीं हो। मेरे गोदाम के सारा गेहूं चोरा के लल्लन के होटल पर मजे कर रहे थे। ये बात मुझे पता चल गया है। जल्दी से मेरे सारे गेहूं के पैसा निकालो। तुम ही थे जो रोज मेरे से चोरी छुपे गेहूं चोरा के मेरे से झूठ बोल दिया करते थे कि गेहूं किसी ने चोरा लिया और मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। डीलर के ये बात सुनकर मोहन को जोरों का झटका लगा। डीलर साहब, आप ये कैसी इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो? मैं भला आपके राशन क्यों चोरी करूंगा? आप ही बताइए, मुझे कुछ पता नहीं है। आखिर ये काम किसने किया? लगता है आपको गलत फहमी हो गया है। आप जो राशन देते थे उसमें मेरा घर चल जाता था, फिर मैं चोरी क्यों करूंगा? रहा बात ललन के ढाबा पर भोजन करने का, तो मैं खाना नहीं ले गया था। दोपहर का तो खाने चला गया था। पैसा नहीं होने के कारण ललन और उसके आदमी ने मुझे बहुत मारा। आपको मेरे शरीर पर चोटों का निशान नहीं दिख रहा है क्या? मेरे को कोई गलत फहमी नहीं हुआ है। मेरा पैसा दो या ये घर अभी खाली कर दो। मैं अब और ये तुम्हारा राम कहानी नहीं सुनना चाहता हूं। डीलर साहब, आप मेरे से जबरदस्ती कर रहे हो। जब मैं कोई चोरी नहीं किया हूं तो अपना घर कैसे दे दूं? मैं कोई घर देने वाला नहीं हूं। आपको जो करना है वे कर लीजिए। इतना सारा बात बताने के बाद भी मैं आपको झूठा लग रहा हूं। मोहन की ये बात सुनते ही डीलर के बेटा जो चोरी किया था वे मोहन को धक्का देके जमीन पर गिरा देता है और उसके मुंह पर अपना जूता रख के उसे कुचलने लगता है। डीलर साहब, मैंने आपको भले और नेक इंसान समझकर आपके यहाँ काम किया, लेकिन आप यही मुझे सजा दे रहे हो। डीलर के आदमी मोहन के घर के सारा सामान घर से बाहर फेंक देते हैं और घर में ताला लगा के वहाँ से जाने लगते हैं। बिमला, ये घर ही हमारा आखिरी सहारा था और ये भी हमसे छीन गया। लगता है भगवान अब हमें यहाँ नहीं रहने देना चाहते हैं। चलो, अब कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा ना। अब यहाँ घर रहा और ना ही कोई काम। अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। दोनों चलते हुए जंगल में आ जाते हैं। वे चलते जा रहे थे बिना कुछ सोचे समझे कि आखिर उनको जाना कहाँ है। तभी उन्हें एक घायल अवस्था में पड़ी एक गाय दिखाई देती है। मोहन उसे देखता है, फिर जंगल से कुछ जड़ी बूटी लाता है और उस सुनहरे गाय के जख्म पर लगाता है। गाय धीरे धीरे आंख खोलकर उन्हें देखती है। तुम दोनों कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो बेटा? गाय को बोलता देख दोनों पति पत्नी चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं कि आखिर एक मामूली सी गाय कैसे बोल सकती है। तभी मोहन होटल पर पीटे जाने और डीलर के चोरी के इल्जाम घर छीनने के सारा बात उस जादुई गाय को मोहन विस्तार पूर्वक बताता है। बेटा, मैं एक जादुई गाय हूँ और मुझ पे एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया था और मैं घायल अवस्था में यहाँ पर पड़ी थी। डीलर और होटल वाला तेरे साथ किया, वे गलत था। पर बेटा, समय सबसे बलवान होता है, उनके कर्मों का सजा जल्दी मिलेगा। तुम हिम्मत मत हारना बेटा,
आज से मैं दूध दूंगी और तुम उसे बेचकर अपना गुजर बसर कर सकते हो। लेकिन अभी हमारे पास ना खुद रहने का घर है और ना ही तुझे अपने साथ रखने का कोई घर है। फिर तुम कैसे रह पाओगी? तभी बिमला को सामने एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है, कुछ दूरी पर, जिसपे धूल जमा हुआ था, मानो कोई वर्षों से वहाँ कोई रहा ही नहीं हो। झोपड़ी देखने के बाद बिमला मोहन से बोलती है, देखिए जी, सामने झोपड़ी है और लगता है उसमें कोई नहीं रहता है। चलिए देखते हैं, क्या पता रहने लायक हो तो हम वहाँ पर रहकर गुजर बसर कर सकते हैं। ये गाय भी हमारे साथ रहना चाहती है, इसे भी अपने साथ रख लेंगे। मोहन, बिमला और जादुई गाय उस झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। मोहन झोपड़ी को अंदर से देखता है। देखने के बाद दोनों पति पत्नी सफाई में लग जाते हैं। 2 घंटा खड़ी मेहनत के बाद झोपड़ी रहने लायक हो जाता है। हमारे रहने का तो बंदोबस्त हो गया, बस उस गाय को एक जंगल से कुछ लकड़ियां लाकर पास में छोटा सा एक झोपड़ी बना देता हूँ। ये भी हमारे साथ रहेगी तो हमारा मन भी लगा रहेगा। आप सही बोल रहे हो, ये हमारे साथ रहना चाहती है तो हमें इसे अपने साथ रखना चाहिए। ये दूध देगी तो हमारा कुछ मदद हो जाएगा। मोहन जंगल जाता है और कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके लाता है। कुछ देर मेहनत के बाद एक और झोपड़ी तैयार हो जाता है। गाय दूध देती है और मोहन उसे बेचकर थोड़ा घर के लिए राशन लाता है और दोनों पति पत्नी रात को खा के सो जाते हैं। बिमला, इस जादुई गाय के वजह से हमें आज 2 वक्त की रोटी खाने को मिल रहा है। अगर ये गाय हमें नहीं मिलती तो हम भूखे मर जाते। ऊपर वाला जो कुछ करता है उसमें कुछ ना कुछ भलाई छुपा होता है, बस इंसान को समझ आना चाहिए। आप सही बोल रहे हो, ये गाय नहीं, हमारे लिए भगवान के स्वरूप है। इसके आने के बाद हमारा जीवन फिर से खुशियों से भर गया। अब से ये हमारे साथ ही रहेगी, इसका भी कोई अपना नहीं है, देखभाल करने वाला। जादुई गाय दूध देती है और मोहन बेचने लगता है। मोहन की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बदलने लगती है और वे झोपड़ी से गांव में एक पक्का मकान खरीद लेता है। एक दिन मोहन ललन के होटल के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसने देखा कि ललन एक बुजुर्ग दादाजी को पीट रहा होता है। मोहन कुछ दूरी पर रुकता है और एक आदमी से उस दादाजी के बारे में पूछने लगता है कि ललन आखिर उस दादाजी को मार क्यों रहा है। भाई, ये ललन इस दादाजी को मार क्यों रहा है? अरे ये दादाजी खाने के बाद पैसा नहीं दिए इसीलिए मार रहा है। इसका तो हर रोज का ये काम बन गया है। जो खाने के बाद कम पैसा देता है तो ये उसे पीटने लगता है। कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है और दिन पर दिन इसका दरिंदगी बढ़ते जा रहा है। मोहन को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा और वहाँ से चल देता है। शाम को दूध बांटने के बाद घर आता है और अपनी पत्नी से उस बुजुर्ग दादाजी के विषय में बात करने लगता है। बिमला, मैं सोच रहा था कि अपने घर के बाहर एक ढाबा खोल देते हैं। गरीब लोगों का मदद हो जाएगा और उससे हमें कुछ कमाई भी हो जाएगा। आज फिर ललन एक बुजुर्ग दादाजी को पीट रहा था। हमारे पास पैसा है। तुम क्या बोल रही हो? आप सही बोल रहे हो। उस ललन का दिन पर दिन अत्याचार बढ़ते जा रहा है। हमें ये नेक काम कल से ही शुरू कर देनी चाहिए। पता नहीं वे लालची कितने गरीबों को सताएगा। अगले दिन से मोहन और उसकी पत्नी अपने घर के बाहर एक छोटा सा ढाबा खोल देते हैं और गरीब लोगों को कम दाम में भोजन कराने लगते हैं। कैसे प्लेट भोजन चल रहा है मोहन भाई? खाना बहुत लाजवाब था, खाकर मन खुश हो गया। ज्यादा नहीं, बस 20 रुपया प्लेट दे रहा हूँ। अरे मोहन भाई, बहुत सस्ते दाम में भोजन करा रहे हो, ये लो अपना पैसा। अब उस ललन के ढाबा पर जाने का कोई जरूरत नहीं है। वे गरीब को खाना खिलाकर खून चूस लेता है। मोहन का ढाबा गांव वालों को पसंद आने लगा। कम दाम और स्वादिष्ट भोजन लोगों के मन भाने लगा और पास में एक राशन का दुकान भी खोल दिया, जिससे गांव वालों को उस लालची और धोखेबाज डीलर के पास जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ता था। अरे भूलूं, आजकल ढाबा पर गांव वाले आना क्यों बंद कर दिए हैं? कुछ दिनों से आसपास के लोग भी अब हमारे ढाबा पर नहीं आ रहे हैं। ऐसी कौन सी बात हो गई है? ललन भैया, आपको पता नहीं है, वे गरीब मोहन अपने घर के बाहर एक छोटा सा ढाबा और एक राशन का दुकान भी खोल दिया है। इसीलिए कोई नहीं आ रहा है और वे गांव वालों को भोजन हो या राशन बहुत कम कीमत में दे रहा है। इसीलिए कोई हमारे होटल पर आना नहीं चाहता है।
इसीलिए डीलर साहब के यहाँ भी कोई गांव वाला राशन खरीदने नहीं जा रहे हैं। उस 2 कौड़ी के मोहन को फिर से हमें उसका औकात दिखाना पड़ेगा। लगता है उस दिन के मार भूल गया है। ललन कुछ देर बाद डीलर के यहाँ पहुँच जाता है और उससे कुछ गहरा बातचीत करने लगता है। इस अंजाम को हमें आज रात ही देना होगा, नहीं तो वे 2 कौड़ी के मोहन हमें रोड पर लाके छोड़ेगा। आजकल गांव वालों को बहुत मदद कर रहा है, वो भी बिन पैसा के, इसीलिए हमारा धंधा ठप पड़ गया है। ये सब बात पीछे से एक गांव वाला सुन लेता है और मोहन के घर आके सारा बात उससे बता देता है। मोहन भाई, तुम चिंता मत करो। आज की रात तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ पूरा गांव खड़ा है। चिंता मत करना वे लालची, आज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हमें आज उन लोगों पर नजर रखनी होगी। मैंने पूरे गांव में ये खबर फैला दिया है। आज के रात पूरे गांव तुम्हारे साथ खड़ा है। इन लोगों ने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किया, लेकिन अब नहीं, हम होने देंगे। रात होता है और डीलर ललन, उसका बेटा और नौकर हाथ में आग के मशाल लिए मोहन के ढाबा और राशन के दुकान के पास आ जाते हैं। वे लोग मोहन के ढाबा और दुकान पर आ जाते हैं और पेट्रोल झिड़कने लगते हैं। ललन जैसे ही मशाल दुकान पर फेंकने के करता है, तभी गांव वाले हाथ में ललटेन ले उन लोगों के सामने आ जाते हैं। गांव वालों को एक साथ देखकर डीलर ललन डर जाते हैं और हाथ से मशाल फेंक देते हैं। देख क्या रहे हो भाइयों, मारो इन हरामखोरों को। ये मोहन के घर उजाड़ने और गांव वालों के खून चूसने आए थे। इन जैसे लालची और हरामखोर धरती पर रहने लायक नहीं हैं। तभी मोहन गांव वालों के बीच में बोल पड़ता है। आप लोगों को मारने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पुलिस को फोन कर दिया है, वे आते ही होंगे। इन लोगों को पुलिस ही सजा देगी और पूरा जिंदगी जेल में सड़ना होगा। कुछ देर बाद पुलिस आती है और चारों को पकड़ के जेल ले जाने लगती है।